साइबर क्राइम है पुलिस के लिए और आम पब्लिक के लिए, जो आम जनता है उसके लिए कितनी चुनौती बन चुका चोर का उद्देश्य आपके पैसे छीनना होता है, आपकी संपत्ति छीनना होता है। है। पुलिस के नाम से आजकल ब्लैकमेलिंग करते हैं। अफसोस की बात भी है कि लोग इस झांसे का शिकार हो रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है नारद मुनि लाइव में और मैं हूं आपके साथ जुबैर कुरैशी। दोस्तों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस राजधानी भोपाल क्राइम, जिनसे आज हम बात करेंगे और जानेंगे साइबर जो एक पुलिस के लिए चुनौती बन चुका। पहले जो फिजिकल क्राइम होते थे, लूट डकैती, वो एक चुनौती होती थी, लेकिन वक्त के साथ साथ अब साइबर जो है, साइबर क्राइम, वो भी पुलिस के लिए चुनौती बन चुका है। और हमारे साथ मौजूद है एडिशनल डीसीपी क्राइम शैलेन चौहान साहब, जिन्होंने कई साइबर के अनसुलझे और कई चुनौतीपूर्ण मामलों को सॉल्व किया और कई रिकवरी की है। इस मामले में भी इनको महारत हासिल है। तो आज उनसे ही जानेंगे कि जो साइबर क्राइम है पुलिस के लिए और आम पब्लिक के लिए, जो आम जनता है उसके लिए कितनी चुनौती बन चुका है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिविर में। क्या लगता है जो साइबर क्राइम है, पहले एक समय तक फिजिकली क्राइम होते थे, जैसे लूट हुई, डकैती हुई, लेकिन अब ये इस क्राइम में कमी आई है, लेकिन जो साइबर क्राइम है, ऑनलाइन क्राइम है, उसमें बढ़ोतरी हुई है। देखिए, आपने सही कहा है और जैसा कि हम जानते हैं कि चोर जो है सबसे पहले चोर का उद्देश्य आपके पैसे छीनना होता है, आपकी संपत्ति छीनना होता है, आपकी धन दौलत लेना होता है। पहले हमारे पास जो धन दौलत थी वो नकदी हुआ करता था, जो नकदी को पहले जेब में रखते थे या जेब में लेकर चलते थे, मार्केट के लिए हों, चाहे बिज़नेस के लिए हों, चाहे और किसी काम के लिए। उसके बाद हमने कुछ संपत्ति को फिर घर में रखना शुरू कर दिया, इसमें ज्वेलरी बाकी सामान। चोरों ने या अपराधियों ने उस तरफ रुख किया जहाँ पर वो घर में चोरी और नकदी को निकालना शुरू किया। अब चूँकि हम ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म पर रह गए जहाँ पे फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शन इंटरनेट के ज़रिए होते हैं, ऐप के ज़रिए होते हैं, यूपीआई के ज़रिए होने लगे और हमारा सारा काम, हमारा सारा जो फाइनेंशियल मोड है वो मोबाइल पर शिफ्ट हो चुका है। तो ये मान के चलिए हमारी अधिकांश गतिविधियाँ मोबाइल पर संचालित हो रही हैं, हमारा पैसा मोबाइल पर सुरक्षित है, मोबाइल के ज़रिए है। तो जो अपराधियों ने भी उसका जो अपना एक तरीका है, वारदात का तरीका है, चोरी का तरीका है, ठगी का तरीका है, वो मोबाइल पर शिफ्ट कर दिया है। अब हमें ज़रूरत इस बात की है कि हम उस जो उस तरीके को है, उस पे ध्यान दें। क्योंकि मोबाइल का उपयोग करने वाली आम जनता, आम नागरिक है, उपभोक्ता है, उसे ही ध्यान देना होगा क्योंकि जो बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या आपके पैसे के ट्रांज़ैक्शन के बीच में या तो आपका जो कहना चाहिए यूपीआई ऐप है या आप हैं, बीच में कोई नहीं आता है। तो आप जब तक इस पे ध्यान नहीं देंगे, तो ये आपके साथ साइबर की ठगी होने का खतरा बढ़ जाता है। हाँ जी, एक और बात बताना चाहूँगा कि कई बार ये खतरे 3 तरीके से आते हैं, आप किस तरह ठगी का शिकार हो सकते हैं। सबसे पहले तो आता है लालच के रूप में, हमें कोई पॉइंट्स मिल गए, हमें कोई ऐसा पार्सल जो नहीं दिया वो पार्सल आ गया है, हमें कोई मनी डबल करने का दे दिया, हमें कोई बहुत इन्वेस्टमेंट करके एकदम रातों-रात अमीर बनने का सपना दे दिया या आपको एक्टर बनाने का, आपके यहाँ टावर लगाने का, तरीके बदलते रहते हैं पर सबसे पहला जो आता है वो है लालच आता है उसमें। दूसरा दूसरा आपकी लापरवाही या नेग्लिजेंस यानी चाहिए आप हड़बड़ी में, गड़बड़ी में अभी वो जैसे छोटा उदाहरण दूँ, कोई आपको फ़ोन करेगा कि मैंने स्क्रीनशॉट भेज के कि मैंने आपको पैसा दे दिया है, आपके खाते में पैसा आ गया है, आप वो पैसा मुझे इस नंबर पे वापस कर दीजिए। या आपको बोलेगा कि मेरा गलती से ओटीपी आपके पास पहुँच गया, आप मुझे ओटीपी शेयर कर दीजिए। या लिंक भेजकर आपको वो काम करना चाहेगा, लिंक भेजकर लिंक को क्लिक करना चाहेगा जिसमें कि आप गलत में झांसे में आ जाते हैं। तो पहला आपका हो गया लालच के ज़रिए, दूसरा आपको गफ़लत में, गलतफ़हमी में, गलती में उनसे और तीसरा डर दिखाकर या हैक करके। ये तरीका कम है लेकिन ये भी काफ़ी प्रचलित है, उसमें काफ़ी लोग पैसे गँवा रहे हैं। डर में आजकल वर्तमान में जैसे हम कहें कि किसी को वीडियो कॉल का पहले जो आती थी, पहले न्यूड वीडियो कॉल महिलाएँ करती थी और रिकॉर्डिंग करके शेयर करने का या सोशल मीडिया में डालने का डर दिखाती थी। और आपको यहाँ बात समझना पड़ेगी, क्या व्यक्ति जो डर दिखा रहा है, क्या वो पैसे लेने के बाद आपके गारंटी है कि वो आपका जो डर है वो खत्म हो जाएगा या आपके लिए जो खतरे की, क्षति की संभावना है वो कम हो जाएँगी? बिल्कुल नहीं। जो व्यक्ति डर दिखा के आप मुझसे पैसा ले रहा है, वो कभी भी पैसे के बदले और डिमांड बढ़ सकता है और होता ही है, हमेशा डिमांड बढ़ती जाती है और लोग लाखों की मात्रा में ऐसा पैसा कमा लेते हैं। इसके अलावा कई बार हम जो लोग जो कई बार जो एडिटिंग सॉफ्टवेयर आते हैं, चाहे वो वॉइस का हो, चाहे वो ऑडियो का हो, वीडियो का हो या और सॉफ्टवेयर जो ऐप्स आती हैं, वो सारी ऐप्स आपका डेटा चुराती हैं। आपके मोबाइल में जाके आपकी सेटिंग भी इवन चेंज कर देती हैं। इवन अगर आप जो लोकेशन लेती हैं ऐप्स और कई आप जैसे तो कई डॉक्यूमेंट वाली ऐप होती हैं, जो आप स्कैन करते हैं, तो पूरे डॉक्यूमेंट उसकी जद में होते हैं और ये पूरे डॉक्यूमेंट में आपके फ़ोटो, वीडियो में एक्सेस करने की परमिशन माँगती है और यहीं से जो आपसे परमिशन लेती हैं, फ़ोटो, वीडियो, ऑडियो, डॉक्यूमेंट इनमें जाने की और वहाँ जाकर आपके जो महत्वपूर्ण जो दस्तावेज़ होते हैं, महत्वपूर्ण फ़ोटोज़ होते हैं, महत्वपूर्ण आपके ऑडियो वीडियो होते हैं, उनसे चीज़ें चोरी करती हैं और डेटा आपका शेयर वहाँ करती हैं जहाँ पर
ये ऐप्स होस्ट होती हैं। यहाँ तक तो ठीक है, पर कई बार जब आपको लिंक भेजे जाते हैं, लिंक के खतरे ये होते हैं, जब आपने लिंक क्लिक करते हो, तो आपका मोबाइल एनी डेस्क पर या कोई तरीके से रिमोटली एक्सेस होता है। मतलब आपका स्क्रीन आपके पास नहीं रहकर कोई और ऑपरेट उसको करता है। या फिर कई बार आपको ओटीपी माँग लिया, तो ओटीपी भेजने पर भी आपको एसएमएस फॉरवर्डिंग हो जाती है। जैसे स्टार 121 हैश नंबर के बाद आप जो नंबर डायल करेंगे, उस पर आपका एसएमएस फॉरवर्ड हो जाएगा। इस तरह ही आपको कई बार लगता है, पर हर बार आप हैक नहीं होते, हर बार आपका मोबाइल हैक नहीं होता। मोबाइल की कई बार आप परमिशन अपने आप लिंक क्लिक करके या एसएमएस में जो आपके ओटीपी आता है उसको फॉरवर्ड करके देते हैं। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिनके कारण ये आप इसमें फँसते हैं। कई बार अभी अभी रिसेंटली चल रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा ठगी होती है वो इन्वेस्टमेंट है। मतलब आपको कुछ ही दिनों में मिलियनियर मतलब लखपति, करोड़पति, अरबपति बनाने के सपने दिखाते हैं, फिर ग्रुप में शामिल करते हैं और वहाँ पर आपसे इन्वेस्ट कराते हैं। इनमें एक फर्जी ऐप होती है जिसमें कि आपके इन्वेस्टमेंट का फ्रॉड स्क्रीनशॉट दिखता है। इसमें आपकी आपकी संपत्ति में, आपकी कीमत में, आपके इन्वेस्टमेंट में कई गुना बढ़ोतरी होती है, परंतु आप इस पैसे को खर्च नहीं कर पाते। जब आप इसको खर्च करने की, निकालने की बात करते हैं, तो आपको नया झांसा देकर, नया लालच देकर उसको इन्वेस्ट कर लिया जाता है। अभी तक हम लोग लगभग 3 पौने 3 करोड़ तक के केसेज़ हैं जो एक व्यक्ति के द्वारा ठगी के हम लोग देख चुके हैं, इसमें मामले चल रहे हैं। अब ये तो हो गई बात कि कैसे धोखाधड़ी होती है, किस तरह शिकार होते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप कोई भी अननोन कॉल आए, अननोन लिंक आए, अननोन वीडियो कॉल आए, अननोन मैसेज आए, उसको रिप्लाई नहीं करना, बल्कि हमेशा ही मोबाइल पर किसी तरह का रिप्लाई आपको सावधानी से सोचकर और समझकर करना है। ये आपको एक और इसी तरह की जो फ्रॉड पे चल रहा है अभी, जैसे आपने बताया नहीं, पहले न्यूड न्यूड करके बनाते थे, उनको ब्लैकमेल करते थे, सेक्सटॉर्शन बोलते हैं सेक्स इसको। एक्सटॉर्शन रहता था। अब लेकिन उसमें कमी आई, लेकिन एक जो नया मामला आजकल बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है कि किसी को गिरफ्तारी करके पुलिस के नाम से आजकल ब्लैकमेलिंग करते हैं कि आपके बेटे को इस केस में पकड़ लिया, आपके बेटे को भाई को इस केस में पकड़ लिया, और डायरेक्ट वीडियो कॉल करके उससे बात भी कराते हो, फिर उससे तोड़ करने के बाद के नाम पर पैसे लिए जाते हैं। एक तरह का ये भी फ्रॉड सामने आया है। देखिए, मैं जहाँ तक कहूँगा ये बड़े दुःख की बात भी है, अफ़सोस की बात भी है कि लोग इस झांसे का शिकार हो रहे हैं। इस झांसे का शिकार आप हड़बड़ी और जल्दबाज़ी, गड़बड़ी में होते हैं। 2 चीज़ें मैं बता दूँ, आप अगर सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो आप इस खतरे के शिकार होने की संभावनाएँ बहुत रहती हैं। आप ऑडियो वीडियो बहुत डालते हैं अपने, तो आपके ऑडियो वीडियो की क्लोनिंग, कॉपी, नकल होने की बहुत उम्मीद रहती है। आपके वीडियो बनाए जा सकते हैं, आपके ऑडियो की नकल करके आपकी आवाज़ बनाई जा सकती है। तो ये बात होगी, ये अपना एक खतरा है। जहाँ तक डिजिटल अरेस्ट, जो आजकल नया टर्मिनोलॉजी नाम है, इस तरह की कोई अरेस्ट नहीं होती है। इसमें भी हड़बड़ी में ही, गलती में ही, डर में ही आदमी काम करता है। एक छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। आप एक मोबाइल खरीदना चाहते हैं नए मॉडल का। आप कम से कम 2-3 लोगों के संपर्क में आते हैं और उनसे रेट पूछते हैं या सेकंड ओपिनियन लेते हैं। आपको कोई बीमारी का मालूम पड़ता है, आप बाकायदा अपने सेकंड ओपिनियन लेते हैं और उस पे बात करते हैं, अपना सेकंड ओपिनियन में बात करते हैं अपना। उसपे अपना लेते हैं, परंतु आप जब लाखों करोड़ रुपए देते हैं, आपके बच्चे की अरेस्टिंग हो जाती है, आपकी अरेस्टिंग हो जाती है, उसकी बात करते हैं, तो आप क्यों क्यों ऐसा क्यों होने देते भई? आप सोचिए, आप ज़रा-सा नोटिस आता है। दूसरा डर की बात कहूँ कि जी। कई बार लोग कहते हैं पुलिस से डरते हैं। मेरा एक ट्रैफिक का चालान बनता है, उसके बावजूद भी कितने लोग हेलमेट लगाते हैं, कितने लोग हैं जो रेड लाइट का फ़ॉलो करते हैं। अगर वाक़ई में उनको डर है, तो मुझे लगता है 100% लोगों को रेड लाइट फ़ॉलो करना चाहिए। 100% लोगों को हेलमेट पहनना चाहिए, बल्कि पीछे वाले को हेलमेट पहनना चाहिए। यहाँ पे पुलिस का डर नहीं, मैं 1% भी खारिज करता हूँ इसको, पुलिस का डर नहीं होता, बल्कि यहाँ लालच होता है, आपकी हड़बड़ी होती है, आपकी घबराहट होती है, और कहीं न कहीं आपको डर होता है, आपने कुछ गड़बड़ी की होती। नहीं तो अदरवाइज़ आपका बच्चे पे आपको भरोसा होना चाहिए। भई पहले बच्चे की तलाश करो, हो सकता है मोबाइल थोड़ी देर बंद आए, और अपने बच्चे की परवरिश पे आपको भरोसा होना चाहिए, बच्चों के बारे में जो बताया जा रहा है। दूसरा, आप स्थानीय पुलिस में जाइए, आपके बच्चे को पहले स्थानीय पुलिस पकड़ेगी भाई, वहाँ से कॉन्टैक्ट करिए, आप पता लगाइए। आपने नंबर देखा ही नहीं, +92 नंबर था, पाकिस्तान का नंबर होता है। आपको व्हाट्सएप कॉल पुलिस क्यों करेगी? इससे पहले पुलिस ने कभी व्हाट्सएप कॉल किया क्या? नहीं। आपको कहीं न कहीं अपनी हड़बड़ी, गड़बड़ी, जल्दबाजी, उसका शिकार होते हैं, इसके कारण ये बड़े फ्रॉड होते हैं। ऐसा कोई भी केस नहीं है जहाँ पे आपकी बात कराई गई हो। कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि लालच जो करते, कई बार जैसे जब हम लालच के चक्कर में लोग फ्रॉड केस में शिकंजे में फंस जाते हैं, जो धोखेबाजी होती है। लेकिन कई लोग ये भी है कि जो बेचारे कई बार इस तरह के फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं, लेकिन पुलिस के पास या साइबर क्राइम के सेल के पास या स्टेट साइबर क्राइम के पास जाने से घबराते, डरते। वो ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे कि घबराए नहीं? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही है कि अगर आपको बीमारी हो जाए और डॉक्टर के पास जाने से डरोगे, तो क्या बीमारी ठीक हो जाएगी? ना केवल मध्य प्रदेश पुलिस, ना केवल मध्य प्रदेश सरकार, बल्कि पूरी भारत सरकार इसको लेकर चिंतित है, इस पर गंभीर मनन कर रही, कार्रवाई कर रही है। और उसमें एक साइट बनाई हुई है I4C की, इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर बनाया हुआ, जो पूरी स्टेट को कोऑर्डिनेट करता है।
एनसीसीआरपी नेशनल क्राइम साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल बनाया हुआ है। इस पोर्टल पर आप जाकर एक आपका हेल्पलाइन नंबर ही बना हुआ, हेल्पलाइन नंबर से कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ बनी, जिसमें आपको बताऊं कि आपको कोई गलत नंबर से रिपोर्ट आता है, चक्षु करके FIC पोर्टल का चक्षु है, उस पर आप रिपोर्ट करिए, आपको लिंक आती है उसको रिपोर्ट करिए। आपके मोबाइल घूमने की CI पोर्टल है, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी पोर्टल है, जो रिपोर्टिंग पोर्टल आप उस पर करिए। बहुत सारे बनी, पर एक बार आप चर्चा तो करिए। आपको ऐसी सूचना आती है, ऐसी आपको धमकी आती है, ऐसा डर आता है, तो आपने किसी परिचित से, किसी पुलिस वाले से, किसी समझदार आदमी से, किसी साइबर एक्सपर्ट से किसी पूछ के तो देखिए। आपने पूछी नहीं तो पहला मैं बोल रहा हूँ, पहला आदमी करता लालच में, दूसरा आदमी जल्दबाजी में, गड़बड़ी या गफलत में, तीसरा कई बार जेन्युइनली भी आदमी के साथ फ्रॉड होता है। ऐसे साइट हैक कर ली, उसमें किसी को दोष नहीं, पर कहीं ना कहीं सिक्योरिटी नाम उसमें ब्रीच होते हैं। कहीं ना कहीं हम लोग ब्रीच करते हैं, कोई ना कोई सिक्योरिटी के जो लेचेस है वो ब्रीच होते हैं। कई बार हम लोग गलत एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं जो सिर्फ हमारा डेटा चुराती है। क्योंकि कोई भी एप्लीकेशन, कोई व्यक्ति एप्लीकेशन डेवलपमेंट क्यों करेगा आपको फ्री ऑफ कॉस्ट? मैं सिंपली उदाहरण दूँ, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, इतनी बड़ी साइट से इतनी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों दे दें? इस बात को आपको समझना पड़ेगा। कोई चीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट क्यों मिल रही है, ऑपरेट कैसे कर पाते, इतना बड़ा खर्चा है जो कहाँ से कर पाते हैं। एक छोटे हम वेबसाइट बनाते हैं, उसका एनुअली मेंटेनेंस बहुत महंगा मुश्किल पड़ता है, आप उसको मेंटेन नहीं कर पाते। तो इतनी बड़ी जो ऐप चल रही है, इतनी बड़ी कहना चाहिए वेबसाइट चल रही है, क्यों चल रही है? ये आपके डेटा पे चल रही है। आप आजकल डेटा ही कीमती चीज़ हो गया, आपका आइडेंटिटी बड़ी बहुमूल्य चीज़ हो गया। और इसी के डेटा को ब्रीच को दो चीज़ें फ़र्क हो सकता है कि डेटा को हो सकता है वो मिसयूज ना करे, पर यूज़ तो करता ही है, अन्यथा वो ये साइट या ऐप ऑपरेट नहीं कर सकता। आपके डेटा कहाँ यूज होता है? आपके डेटा का यूज होता है एनालिसिस में। भारतीय क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, क्या उड़ते हैं, कौन सी बीमारी, किस तरह की बातें करते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ ट्रेवल करना चाहते हैं, कौन से कपड़े पहनना चाहते हैं, ये सब पसंदीदा पर रिसर्च होता है। और आपकी जो प्राइवेट चीज़ें हैं, इवन आप जो बीमारी के बारे में बातें भी करते हैं, वो सब चीज़ों को ऑन रिकॉर्ड करके उनको चीज़ों को एनालिसिस में लाया जाता है। इसलिए आपसे ऐप इतनी भावनी बनाई जाती है, आप उसको डाउनलोड करते हैं, उसको यूज़ करते हैं, उससे डेटा ब्रीच होता है। एक सवाल जो है सभी के दिमाग में आता है, सभी लोग जानना भी चाहते हैं, पूछते हैं कि सरकार से लेकर पुलिस से लेकर साइबर स्टेट से लेकर सब लोग इस तरह के जो ऑनलाइन क्राइम होते हैं, ऑनलाइन फ्रॉड्स होते हैं, उसको रोकने के लिए लगातार अवेयरनेस प्रोग्राम चला रही है, अलग अलग तरीके के लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रम चला रही है। लेकिन उसके बावजूद इस तरह के फ्रॉड जो ऑनलाइन फ्रॉड है, ऑनलाइन क्राइम, उसमें कमी आने की बढ़ते जा रहा है इस टाइम। आखिर इसकी वजह क्या है? देखिए, आपको साफ समझना पड़ेगा, जिस तरह हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरह हमारा मोबाइल का यूज़ बढ़ रहा है, मोबाइल के उपभोक्ता बढ़ रहा है, मोबाइल आम आदमी तक पहुंच रहा है। फिर चूँकि ट्रांजेक्शन भी हम लोग, हमारी सुविधा की, जब कोरोना हुआ तो आपको मालूम था कि बाहर नहीं निकलना हुआ, तो हम कैसे ट्रांजेक्शन करते थे? हमने UPI पेमेंट के जरिए ट्रांजेक्शन किए, हमने कई पेमेंट गेटवे के जरिए पेमेंट किए, और ये एक तरह से हमारी सफलता थी, हमारा एक अच्छा कहना चाहिए अच्छा पक्ष था। परंतु हमने सावधानी नहीं बरती, हम पेमेंट करने से पहले सावधानी नहीं बरत रहे, इसलिए गड़बड़ी हो रही है। एक तरह से देखिए, जहाँ पर एंड टू एंड यूजर है, देखिए आपके पास मोबाइल है, आपको कोई गाइड नहीं करता कि आप कहाँ पेमेंट करते हैं, कोई बीच में नहीं है, आप कहाँ कॉल कर रहे हैं, क्या बात करते हैं। दो चीज़ें मैं महत्वपूर्ण मानता हूँ इसमें, उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानता हूँ। पहला तो यूज़र तो है ही, यूज़र को जब तक कोई भी चीज़ एक बार सोचेगा नहीं, क्लिक करने से पहले, डायल करने से पहले, रिसीव करने से पहले, मैसेज पढ़ने से पहले, लिंक क्लिक करने से, एक बार आपको सोचना है। अगर आप सोच लोगे तो आपको दिक्कत नहीं है। अब चूँकि हर एक के पास मोबाइल है, अब वो मोबाइल का एटिकेट नहीं है, जिसको डिजिटल लिटरेसी की बात करें, अगर वो नहीं आता तो आप में तो वो दिक्कत होगी। लेकिन दूसरा नंबर अगर बढ़ रहा है, उसका कारण जो आपने पूछा मैं वो बताना चाह रहा हूँ कि एक तो आप सब लोग मोबाइल यूज़ करते हैं, तो फ्रॉड व्यक्ति कहाँ से कम्युनिकेशन करता है? मोबाइल के जरिए। यूज़र रिसीवर कौन है? जो पीड़ित है वही रिसीवर है, वो यूज़र है, उसी को सावधानी रखनी, कोई नहीं कर पाएगा। दूसरा होता है बैंकिंग प्लेटफॉर्म, यानी आप कहाँ से पैसे चुका रहे हैं। उसके बाद जिम्मेदारी एजेंसी की बनती है। हम लोगों को इस मामले में जो हमारी मोबाइल सर्विस प्रोवाइडर एजेंसियाँ होती हैं, जो टेलीकॉम सर्विसेज वाली एजेंसी, उनसे हम लगातार कॉन्टैक्ट में, बैंकिंग की लगातार मीटिंग लेकर उनको जो जनता की समस्या हो, कस्टमर की, उनका जो ग्राहक की समस्या बता रहे हैं, ताकि उनका जो पैसा गया है वो कैसा रुक सके, अगला बार फ्रॉड कैसे रुके। हमने ये भी बताया कि कई खातों में एकदम पैसा आता है, आजकल खाते किराए से लिए जा रहे हैं। एक बड़ी कई बार इसमें आम नागरिक फंसते भी हैं, नागरिकों को धोखा भी होता है, और फ्रॉड का नया तरीके, आपसे किराए के खाते लिए जाएंगे, व्यक्ति ने खाते खुलवा दिए, वो खाते किराए पर चलना, पकड़ में कौन आता है? किराएदार। आपसे सिम उधार ली जाएगी, सिम आपसे किराए पर ली जाएगी, फंसेगा कौन? सिम देने वाला। ये नागरिकों को दोनों चीज़ समझना पड़ेगा, ना तो हमको साइबर का फ्रॉड आरोपी बनना है, और ना ही हमें विक्टिम बनना है, हमें दोनों तरह से बचना है। क्योंकि यहाँ पर उपभोक्ता और पीड़ित खुद स्वयं व्यक्ति है, वो स्वयं का बचाव स्वयं ही कर पाएगा। जैसे जहाँ पर अगर आप स्वास्थ्य कारणों से बीमार पड़ते हो तो वो जिम्मेदारी आपको नहलाएगा नहीं आगे। अगर आप साफ सफाई कारण या आप रेस्ट ड्राइविंग करें, ये आप इस तरह मान लीजिए कि आप मोटरसाइकिल में गलत तरीके से तेज ड्राइविंग करोगे, बिना देखे ड्राइविंग करोगे, बिना हेलमेट ड्राइविंग करोगे, मतलब सेफ गाड़ी नहीं चलाओगे,
तो आपके टकराने का खतरा तो है ही, बल्कि दूसरी गाड़ी को भी नहीं देखोगे तो उससे टकराने का खतरा भी बना रहता है। तो मैं इस तरह से उदाहरण से देना चाहूँगा कि चूंकि उपभोक्ता को स्वयं ही समझदार बनना पड़ेगा और हम सभी तरह से जागरूकता लानी होगी, तब इस चीज़ से बच पाएंगे। हम किसी को जिम्मेदारी डालकर या अपनी लापरवाही छुपाकर इससे नहीं बच सकते। आप जिस व्यक्ति को मोबाइल दे रहा हो उसको पहले डिजिटल लिटरेसी लानी पड़ेगी, मोबाइल क्या और कैसा इस्तेमाल करना है, क्योंकि मोबाइल में आजकल सारी चीज़ समाई हुई है। मैंने बोला ना, आपका ऑडियो, वीडियो, आपका डॉक्यूमेंट, आपकी वॉइस, आपका कहना चाहिए बहुत सारे दस्तावेज, आपकी पुरानी यादें, यानी कई इतने प्राइवेट फ़ोटो लोग मोबाइल में डालकर रखते हैं और फिर बाद में वो मिसयूज हो जाते हैं। वो तो आप सोचिए, फिर आपके मान सम्मान और जीवन का खतरा बना रहता है। तो आप मोबाइल को बहुत ईजी मत समझिए, मोबाइल को बहुत आसान चीज़ नहीं, मोबाइल खरीदा और ले आए। आप उसमें जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो बड़े बहुमूल्य हैं, वो आपके पास जो बैंकिंग डिटेल्स है वो बड़ी बहुमूल्य हैं, आपके पास जो आईडी कार्ड है और आइडेंटिटी वो बहुमूल्य है, और आप जो बात करने जा रहे हैं मान के चलिए वो बहुत जरूरी बात है, इसलिए आपको सोच समझ के कॉल रिसीव करना है, SMS पढ़ना है, लिंक क्लिक करना है। यहाँ तक आप सावधानी नहीं कह सकते कि मोबाइल के अगर फायदे हैं तो नुकसान भी बहुत, बिल्कुल किसी भी चीज़ के। अच्छा, एक सवाल और ये था कि एक तो क्राइम ब्रांच है आपके पास, क्राइम ब्रांच आप फिजिकली भी क्राइम जो होते हैं, हर तरह के क्राइम जो होते हैं, फिजिकली जो क्राइम जैसे पहले के क्राइम होते थे, लूट, डकैती, चोरी, फ्रॉड, उसका भी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अब दूसरा आपके सामने ये चुनौती आ गई, ऑनलाइन फ्रॉड या ऑनलाइन क्राइम, जिसे अपन साइबर क्राइम कहते हैं। उन दोनों में आप किस तरह से मैनेज कर पाते हैं? बिल्कुल सही, आपने सही बोला। देखिए, इसमें सबसे हमारे जो ध्यान के केंद्र में है या हमारे काम के केंद्र में है, हमारे लक्ष्य का जो केंद्र है, वो आम नागरिक, आम उपभोक्ता जिसके साथ ये साइबर का फ्रॉड हुआ। हम ये कह के नहीं पल्ला छुड़ा सकते कि आपकी गलती, हमें वहाँ तक काम करना पड़ेगा, हम इसलिए एंड पे काम करें। देखिए, आप भी जानते हैं कि हमारी कुछ लिमिटेशन है, क्राइम ब्रांच की भी, साइबर की भी लिमिटेशन, लिमिटेड स्टाफ है, इसलिए हमने इस दिशा में काम किया। हमारे नए DCP साहब हैं, उनकी तरफ से बहुत अच्छा कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जहाँ पर कि थानों में ये डेस्क बनाई गई हैं, थानों में लोग प्रशिक्षित किए गए हैं जो साइबर का काम देखें, क्योंकि इसमें बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो पहला घंटा, चाहे वो एक्सीडेंट हो चाहे साइबर फ्रॉड में। अगर पहले घंटे में आपने पैसा रुकने से बचा लिया तो आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। मनी को फ्रीज करके, लीन करके, उसको डेबिट फ्रीज करके, उसको स्टॉप करके हम रोक सकते हैं। तो हमने थानों में प्रशिक्षित कर दिया, पहले इस तरह का काम हो चुका है। हमने बाकी उनको अदर स्टेट का जो भी कम्युनिकेशन है, जो भी उनका पोर्टल है, उससे कम्युनिकेट किया है। उनको मोबाइल जो लॉस्ट वाला, वो भी हमने थानों को प्रशिक्षित कर दिया। और अब थाने भी एक तरह से छोटी साइबर डेस्क यूनिट खोलेंगे और वहाँ पर ये काम देखेंगे। तो हमने काम को केंद्रीकृत जगह करने की जगह विकेंद्रित किया, ताकि आम नागरिक, क्योंकि हर आदमी अपनी समस्या में, अपना अपराध में, अपना फ्रॉड में, अपने एक्सीडेंट में पहुँचता थाने ही है। तो थाने को हम सक्षम बनाए और थाने को हमने कैपेसिटी बिल्डिंग के केंद्र में लाए हैं और हम लोगों ने उनकी कैपेसिटी की बिल्डिंग की। और थाने पर आपको अधिकारी मिलेंगे जो आपकी सुनवाई करेंगे, प्राथमिक तौर पर आपको सुनेंगे, आपके फ्री और इसका काम करेंगे। फिर अगर कोई टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन है, लगता है क्राइम ब्रांच और साइबर की आवश्यकता पड़ती है, तो हम उसमें बाकायदा उसमें इन्वेस्टिगेशन करते हैं। एक सवाल और था कि ऑनलाइन क्राइम तो आप किसी दुनिया में किसी भी देश के क्राइम कर सकते हो ऑनलाइन, जो क्राइम होता है, फ्रॉड होता है ऑनलाइन। जब कोई आपको क्लू मिलता है, कोई ऑनलाइन क्राइम होता है या फ्रॉड होता है, मान लीजिए आपको क्लू मिल जाता है इन्वेस्टिगेशन के दौरान के आरोपी है, और ये आरोपी भी आपको आइडेंटिफाई हो जाता है, लेकिन पता चलता है कि वो आरोपी दूसरी कंट्रीज में बैठा है हुआ है, तो उस आरोपी तक पहुंचने के लिए फिर आपको किस तरह का स्ट्रगल करना पड़ता है, किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ता है? देखिए, बात सही है कि इंटरनेट की कोई सीमाएं नहीं होती, कोई देश नहीं होता, कोई बॉर्डर्स नहीं होती। ये मतलब कहना चाहिए कि पूरा वैश्विक है, और इसमें कौन व्यक्ति कहाँ से कॉल कर रहा है, जरूरी नहीं कि वो नंबर इंडिया का हो तो वो बाहर से कॉल नहीं कर सकते, बाहर का नंबर इंडिया से कॉल नहीं कर सकता। तो ये बहुत संभावनाएं बन जाती है। विदेश से कॉल करने वाला व्यक्ति इंडियन भी हो सकता है, क्योंकि अगर आप व्हाट्सअप का OTP US में, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान में दे दोगे तो व्हाट्सअप वहाँ पे ऑपरेट हो जाएगा, भले इंडिया का नंबर है। या पाकिस्तानी नंबर को यहाँ OTP में यहाँ पर चला सकते हैं आप, तो कोई बंधन नहीं है। तो कई बार का VoIP कॉल की कोई लिमिट नहीं होती, आपके इस कॉल की लिमिट्स होती है, GSM की लिमिट्स हो सकती है सिम कॉल की, लेकिन वेब कॉल की जो इंटरनेट पे कॉल होते हैं उनकी कोई लिमिट नहीं है। आप सही कह रहे हैं, इनमें वही नियम लागू होते हैं जो बाकी फिजिकल में लागू होते हैं। इसमें अगर जहाँ आपकी MLAT है, म्यूचुअल लिटिगेशन, जो म्यूचुअल लीगल आपका असिस्टेंस का जो ट्रीटी है आपकी कंट्री के बीच में, तो वो देते हैं, आपको मदद करते हैं, वहाँ से मदद होती है। केस पे डिपेंड करता है, क्योंकि केस की संख्या इतनी बहुत अधिक है। इसके अलावा आपको रेड कानून नोटिस भी वगैरह में जारी होते हैं। हम लोग इस मामले में आगे बढ़े हैं और काफ़ी मामलों कार्रवाई के लिए आगे बढ़े। इसके अलावा और दो चीज़ें और हम लोग करते हैं। हम लोग फिर इनके खिलाफ जो लुकआउट वारंट जो LOC जारी करवाते हैं, इसमें कि अगर ये व्यक्ति इंडिया में आता है तो पकड़ा जाएगा, इंडिया में बाहर जाता पकड़ा, तो लगभग पूरे स्टेट की पुलिस के, पूरी स्टेट की एजेंसी और एयरपोर्ट से कॉन्टैक्ट में रहते हैं, जहाँ पर CIS पकड़ा नहीं बात हमारे सपोर्ट कर रहा है। और कई मामलों हमने सफलतापूर्वक ऐसे आरोपियों को एयरपोर्ट से भागते हुए या आने में पकड़ा है। अच्छा, एक आखिरी सवाल के जो जैसा आपने कहा कि जो ऑनलाइन या साइबर क्राइम या वैसे भी अगर फिजिकली बात है तो लालच जो सबसे बड़ी बुरी वाला होती है, लालच भी आदमी धोखाधड़ी का शिकार होता है, ये फ्रॉड का शिकार होता है।
ये इनके लिए क्या है कि जो जानबूझते हैं सब कुछ पता होने के बाद भी, और खासतौर से मैंने ये देखा है कि पूरे जो इनलिटरेट लोग हैं वो उनसे ज़्यादा जो लिटरेट लोग हैं वो इस तरह के साइबर क्राइम के शिकार होते हैं। तो उसकी वजह है ना कि जो इलिटरेट आदमी वो मोबाइल का इस्तेमाल बातचीत करने के लिए या फ़ोन सुनने के लिए इस्तेमाल करता है, लेकिन जो लिटरेट व्यक्ति होता है वो व्यवसाय के लिए इस्तेमाल करता है, वो अपनी पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता है, वो ट्रांजेक्शन के लिए अपने इस्तेमाल करता है, अपने एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करता है, ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल करता है, वो कोई खेल वाला तो खेल के लिए, म्यूजिक वाला म्यूजिक की ऐप डाउनलोड करेगा। पर आपको मालूम है कि जो भी ऐप डाउनलोड कर रहा है वो आपका पूरा डिटेल यदि आपके मोबाइल में एक्सेस करने की परमिशन नहीं, इवन कॉन्टैक्ट में जाने की, वो नई चीज़ें एक्सप्लोर करता है। उसको फिर जो उसको नई ऐप आई है तो उसको यूज़ करना है, उसको वॉइस बदलने वाली ऐप यूज़ करना है, उसको फोटो ठीक करने वाली ऐप यूज़ करना है, उसको वीडियो बनाने वाली, यानी आजकल रील सबसे ज़्यादा चल रही है। रील बनाने वाली जितनी भी ऐप है सब आपका डेटा ले रही है और आपका वीडियो जा रहा है। फिर आपको एक और नया फ्रॉड आ रहा है, आपकी आवाज़ में ही आपके रिश्तेदार को कॉल जाएगा, आपका वीडियो बन के कॉल जाएगा, क्योंकि ये वीडियो भी काट छांट करके ऐप के जरिए आपका ऐसा जो एआई के जरिए आपका आवाज़ जनरेट कर देंगे, आपको लगेगा वीडियो आप कॉल और भी कर रहे हैं, आप ही कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने बोला ना कि आप मोबाइल पे डिपेंडेंसी आप जितनी कम रखोगे, जितनी ज़रूरत के लायक, मैं नहीं कहता मत रखिए, मोबाइल के बिना रह नहीं सकता, पर आपको ज़रूरतें कितनी, आपको कितने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, आप अगर एक्टर हैं, आप सोशल इन्फ्लुएंसर हैं, आपका बिजनेस व्हाट्सएप आपका फेसबुक, आपका इंस्टा के जरिए चल रहा था, बिल्कुल करिए, आप मॉडल हैं तो। पर एक आम नागरिक, आप एक छोटे से स्टूडेंट हैं, आपकी उम्र 18 साल नहीं है, तो आप क्यों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे लाइक को क्या करोगे? तो ये जो अनयूजुअल, अननेसेसरी, अवांछित रूप से हम सोशल मीडिया में या उन ऐप पे काम करते हैं जहाँ आपके लिए बहुत ज़रूरी है, आपके व्यवसाय के लिए, आपकी दक्षता के लिए, आपकी आय के लिए या आपके संपर्क के लिए आवश्यकता नहीं, आप क्यों जोड़ते हैं, क्यों उससे जुड़ रहे हैं? यही नुकसान है। इसलिए आपने जो कहा कि कम पढ़ा लिखे व्यक्ति के पास, क्योंकि वो फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करता, वो इंटरनेट बैंकिंग नहीं करता, वो यूपीआई यूज़ नहीं करता, इसलिए उसको कम खतरे हैं। बल्कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जितने भी फाइनेंशियल प्लेटफॉर्म अगर मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको बहुत सतर्क, सावधान रहना है, बहुत ही आपको जागरूक रहना है। बहुत अच्छी बात कही है शैलेंद्र साहब ने कि अगर सबसे जो बात कही है आपने कि अगर आप लालची नहीं हैं तो कभी किसी भी तरह के फ्रॉड में या धोखाधड़ी में नहीं फंसेंगे। दूसरी जो बात कही है कि हर चीज़ के दो पहलू होते हैं, हर चीज़ का एक पॉजिटिव पॉइंट होता है, एक नेगेटिव पॉइंट होता है। हम क्या मोबाइल की बात कर रहे हैं तो मोबाइल में कभी एक अच्छा पहलू है, दूसरा पहलू। अगर आप इसको मोबाइल को अपने अच्छे के लिए यूज़ करेंगे तो अच्छा होगा, लेकिन फालतू की एप्लीकेशन यूज़ करेंगे तो उसमें आपको नुकसान हो सकता है। और हाँ, एक और बात कही शैलेंद्र साहब ने कि अगर आपके साथ कोई ऑनलाइन या साइबर क्राइम होता है तो उसको तत्काल, जैसा मरीज डॉक्टर को दिखाता है पहुंच जाके, वैसे ही तत्काल पुलिस को सूचित करें, जिससे समय रहते हुए आरोपी तक पकड़ा जा सके और आरोपी तक पहुंचा जा सके। शैलेंद्र साहब, आप हमारे साथ जुड़ा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए दोस्तों नारद मुनि, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्ते, जय हिंद।